Hey guys, what's up? Welcome to my channel Knowledge East by Dipanshu Malhotra. So those who are new to our channel, please subscribe our channel. Thank you so much and click on the bell icon so that in future you will receive the notifications. So the today purpose of our video is the comic version of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है हम लोग कॉमिक वर्जन पढ़ेंगे या फिर इसको आप जिस्ट भी कह सकते हैं कि किस तरह जो है हम लोग पिक्चर्स की मदद से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. So here, this is the king named Louis XVI. Louis XVI was from Bourbon family. Bourbon family से था, and in 1774 he ascended the throne. He was at that time 20 years old, and his wife named was Mary Antonio. Okay. राजा को दिक्कत क्या थी? ही हैड अ एम्प्टी ट्रेजर. इसका जो खजाना था वो खाली हो गया था. और खजाना खाली क्यों गया था? क्योंकि सारा पैसा जो है वार में फाइनेंसिंग के लिए लगा था. ओके, वॉर किसका हुआ था? 13 अमेरिकन कॉलोनीज का ब्रिटेन के साथ. राजा ने जो है बेसिकली पैसा किसको लगाया? 13 अमेरिकन कॉलोनीज की जो है बेसिकली हेल्प की पैसा देके, ताकि वो ब्रिटेन से जो है आजाद हो सके. और ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो है ये जीत गई. और रिजल्ट क्या हुआ कि यूएसए को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई 4 जुलाई 1776 को. यही 13 कॉलोनीज मिलके क्या बनी? यूएसए बनी. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, दीज 13 स्टेट्स वर यूनाइटेड एंड फॉर्म्ड द अमेरिका. ओके, तो राजा का खजाना जो है वो खाली हो चुका था. तो राजा को आइडिया आया, भैया अब खजाना है जो दोबारा से रिफिल करना है, तो रिफिल करने के लिए क्या करना होगा? तो राजा को आया दिमाग में कि इसको जो है टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे. So before we understand the French Revolution, let's understand about the society of French. तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसका जो सिस्टम था जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं. फ्यूडल सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं सामंतवाद. सामंतवाद का मतलब ये होता है कि जब एक जमींदार जो है या लैंडलॉर्ड जो है उसकी सत्ता हो, उसको हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं. तो फ्रेंच सोसाइटी को समझते हैं. फ्रेंच सोसाइटी को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट में कौन थे? क्लर्जी. क्लर्जी यानी कि जो आपके चर्च में पादरी होते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं वैसे इनके यहाँ पादरी. ठीक है. और सेकंड एस्टेट में बिग लैंडलॉर्ड्स, जो कि मैंने आपको बताया कि जिम्मेदार लोग, ठीक है, जिनको नोबिलिटी कहते हैं. ठीक है. और थर्ड एस्टेट में जो है आपके इसको इसमें भी 3 कैटेगरीज थी. थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यानी ये अमीर लोग थे. और थर्ड एस्टेट में थोड़े से गरीब लोग, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए और सर्वेंट्स हो गए. तो जो फर्स्ट एस्टेट थी और सेकंड एस्टेट थी, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी बाय बर्थ. वो प्रिविलेज क्या थी कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, किसी भी तरह का जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था. और जो थर्ड एस्टेट जो थी, इनके ऊपर सारा टैक्स बर्डन था. यानी सारा का सारा बर्डन किस पे था? थर्ड एस्टेट पे. तो यानी कि अगर अब राजा ने बोला है कि भैया टैक्स बढ़ाना है और खजाने में जो है पैसा भरना है, तो मतलब दिक्कत किसको आएगी? सिर्फ थर्ड एस्टेट वालों को आएगी. और ये जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे, ये नोबिलिटी को यानी जिम्मेदार लोगों को या लैंडलॉर्ड को जो है क्या देते थे? फ्यूडल ड्यूज देते थे. और इनके लिए कुछ काम भी करते थे, सर्विसेज देते थे, जैसे कि वर्क इन हाउस, उनके घरों में काम करना, आर्मी में काम करना, फील्ड में काम करना, खेतों में, या फिर सड़कें बनाना. ठीक है. और चर्च जो था वो टैक्सेस इंपोज करता था. जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड एस्टेट पे वो टैक्सेस की जो है डिवीजन की जाती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? टिथिस बोलते थे. ठीक है, ध्यान पे रखना. इसमें टैक्सेस की जो डिवीजन है 2 तरह से होती थी. एक आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स को बोलते थे हम टेली, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता था आपकी कंजम्पशन आइटम्स यानी खाने वाली चीजों पे, जैसे कि साल्ट हो गया और आपका टोबैको हो गया. सो फ्रेंच सोसाइटी इज स्ट्रगल टू सर्वाइव. फ्रेंच सोसाइटी जो है ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइवल के लिए, और इसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि जब जीवन निर्वाह करना जो है मुश्किल हो जाता है. जीवन निर्वाह करना कब मुश्किल हो जाता है किसी का? जब, जाहिर सी बात है, जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. ठीक है, प्रॉपर खाने को ना मिले. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह कैसे बनी? 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, और 1789 में वो बढ़ के होगी 28 मिलियन. बहुत मेहनत की फ्रांस के लोगों ने, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई.
और जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स वर इंक्रीज, ठीक है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ लेकिन प्रोडक्शन जो थी और जो सप्लाई थी फूड ग्रेन्स की वो नहीं बढ़ी, वो बल्कि कम हो गई, ठीक है। वो किस वजह से कम होगी, एक रीजन इसका कहा जाता है कि बैड हार्वेस्ट की वजह से, ठीक है, कि प्रॉपर तरह से हार्वेस्टिंग नहीं हुई जिस वजह से प्रोडक्शन और सप्लाई जो है फ्रांस की वो कम हो गई थी। और ब्रेड का जो प्राइस है फ्रांस में वो इंक्रीज हो गया था, और वेजेस जो थी यानी लोगों की जो तनख्वाह थी वो उतनी की उतनी रही, ठीक है, जिस वजह से रिच में और पुअर में जो गैप था वो इंक्रीजिंगली बढ़ता गया, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रेड जो थी वहां की स्टेपल डाइट थी, फ्रांस के लोग जो है ब्रेड खाते थे, एंड पुअर वर नो लॉन्गर बाय अ ब्रेड, तो गरीब लोग जो हैं वो ब्रेड भी नहीं खरीद पाए क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रेड के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। तो जिस वजह से फूड राइट्स होने लगे यानी खाने के लिए आंदोलन होने लगे, डिसीज एपिडेमिक्स यानी बीमारियां फैलने लगी, और जिस वजह से डेथ होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्ज, मिडिल क्लास जो है कैसे इमर्ज हुई ये ध्यान देंगे। पहले जो है सिर्फ रिवोल्ट्स में पीजेंट्स और वर्कर्स जो है पार्ट लेते थे, और किसके अगेंस्ट लेते थे, टैक्सेस के अगेंस्ट, टैक्सेस बढ़ने के अगेंस्ट और फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, थर्ड एस्टेट जो है उसके कुछ लोग प्रॉस्पेरस हो गए थे एंड दे गॉट एक्सेस टू द एजुकेशन विच लेड टू द न्यू आइडियाज, बिकॉज ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट, ठीक है। एजुकेशन आएगी तो एनलाइटनमेंट आएगी, एजुकेटेड पर्सन गॉट द एनलाइटन माइंड, ओके। तो जब इनलाइटन माइंड होगा तो न्यू आइडियाज आने स्वाभाविक है। विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप मतलब जो समाज के लिए सोचने लगे, फ्रांस के समाज के लिए सोचने लगे, और उनका क्या बिलीफ सिस्टम था, उनका यह मानना था कि प्रिविलेज बाय बर्थ जो है हमें खत्म करनी है, यानी जन्म सिद्ध अधिकार किसको दिया गया था, एक तो फर्स्ट एस्टेट वालों को और दूसरा सेकंड एस्टेट वालों को, तो ये इनको प्रिविलेज जो दी हुई थी ये खत्म करनी है। और दूसरा जो सोशल पोजीशन होगी वो किस पे डिपेंड होगी, मेरिट पे, यानी अब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। और विच लेड टू द इमरजेंस ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर्स यानी कि जो फिलोसफी जिन्होंने दी अपने, जैसे कि फ्रांस के फिलोसफर हुए जॉन लोके, इन्होंने बुक लिखी टू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने कहा ही डिसअप्रूव द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। पहले राजा को जो है, आपको पता ही है कि फ्रांस में जो है, फ्रांस में क्या थी हमारी, मोनार्की थी, ठीक है, यानी किंग का रूल था, मोनार्की माने किंग का रूल। और इंडिया में क्या है, मोनार्की है या डेमोक्रेसी है, आप मेरे को ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताएं। तो फ्रांस में जो थी वो क्या थी, मोनार्की थी, और राजा को जो क्या माना जाता है, डिवाइन माना जाता है, डिवाइन फिगर माना जाता है, यानी राजा को जो है भगवान की तरह माना जाता है। एंड ही डिसअप्रूव द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कि भैया सिर्फ राजा का ही अधिकार नहीं हर चीजों पे, ठीक है, उसके खिलाफ था ये, उसको डिसअप्रूव करता था। सेकंड फिलोसोफर था रूसो, रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका यह मानना था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट किसके बेसिस पे होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच बेसिस पे होनी चाहिए, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी, रूसो ने, ओके। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू की बुक थी स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ द लॉज के बीच में इसने बताया कि पावर की जो है डिवीजन होनी चाहिए गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स में, यानी लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। और इन सभी फिलोसफर्स का और सोशल ग्रुप्स का जो आइडियाज थे वो प्रोपेगेटेड हुए, यानी फैले और डिबेट हुए सब जगह, एवरीवेयर। तो 5 मई 1789 को क्या हुआ, किंग लुई 16 ने जो है ही कॉल्ड द असेंबली ऑफ एस्टेट्स जनरल, मतलब जितनी भी स्टेट्स थी उनकी असेंबली बुलाई, ठीक है, उनको सभी को बुलाया, ठीक है। कहां पे बुलाया, एक हॉल जो था वर्सेलिस में, वहां पे बुलाया, जो कि फ्रांस में ही है, ठीक है। तीनों एस्टेट से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जैसे कि फर्स्ट एस्टेट से आए 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड एस्टेट से आए 300 रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड एस्टेट से आए 600 रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट से आए थे ये सभी प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे, यानी पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। यहां पे एक चीज और ध्यान पे रखनी है कि इस असेंबली में ना ही पीजेंट्स अलाउड किए गए, ना ही आर्टिसंस अलाउड किए गए, और ना ही
महिलाएं अलाउड की गई, ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आई यहां पे कि हर स्टेट की जो थी वो एक ही वोट थी। फॉर एग्जांपल कि जैसे फर्स्ट स्टेट की एक वोट, सेकंड स्टेट की एक वोट, थर्ड स्टेट की एक वोट, यानी कुल 3 वोट। अब राजा को तो फायदा होना क्योंकि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को तो प्रिविलेज मिली हुई थी बर्थ से ही, ठीक है, तो अगर 2 वोटें होंगी तो तब भी राजा के फेवर में जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि हर स्टेट की एक वोट थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले मेंबर थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि ईच मेंबर मस्ट हैव 1 वोट, कि हर मेंबर की जो है एक वोट होनी चाहिए। और राजा ने जो है इनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किंग ने जो है रिफ्यूज कर दिया था थर्ड स्टेट का प्रपोजल। तो उसके बाद क्या हुआ कि 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट जो है वो गैदर हुई, कहां पे, वर्सेलिस में, ओके। और इन्होंने जो है डिक्लेयर किया अपने आप को नेशनल असेंबली, ओके, एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मीराबे थे और अबेसिस, ओके। तो राजा को लगा कि भाई साहब ये तो मेरे हाथ से निकलने वाली है बात। तो राजा ने क्या किया, राजा ने जो है बिना मन के जो है ही एक्सेप्टेड द रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया एंड हिज पावर्स वाज लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। So on 4th August 1789, National Assembly passed a decree. डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर। उन्होंने जो है एक ऑर्डर पास किया नेशनल असेंबली ने। क्या ऑर्डर पास किया? पहला कि एक तो फ्यूडल सिस्टम को जो है खत्म किया जाएगा। भैया फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी लैंडलॉर्ड की सुप्रीमेसी नहीं रहेगी, ठीक है, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी सुप्रीमेसी नहीं रहेगी। टिथिस खत्म किया जाएगा। याद है हम लोगों ने टिथिस पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। टिथिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, जो चर्च लगाता था थर्ड स्टेट पे। और तीसरा है प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी मेंबर्स, ये भी खत्म की कर दी जाएंगी, प्रिविलेजेस भी खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है, जो उनको बाय बर्थ मिली हुई थी, ओके। फोर्थ है लैंड ओन्ड बाय चर्च विल गेट सीज्ड, ठीक है, जो भी लैंड थी जो चर्च ऑनर्स, चर्च के लोगों द्वारा, पादरियों द्वारा जो है ऑन की गई थी, वो सब सीज कर ली जाएगी। और फ्रांस जो है अब क्या बन गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि राजा तो रहेगा, लेकिन जो राजा जो है वो किससे बाध्य होगा? संविधान से, यानी किंग्स पावर इज लिमिटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो फाइनली 1791 में जो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर दिया गया था नेशनल असेंबली द्वारा, ओके। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे? पहला फीचर था कि मोनार्क की पावर जो थी वो लिमिटेड थी, यानी राजा की पावर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है लिमिटेड कर दी गई थी। और पावर जो है डिवाइड कर दी गई थी 3 ऑर्गन्स के बीच में, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो भी मैन जिसकी उम्र 25 साल है, अगर वो टैक्सेस पे करता है और उसके टैक्सेस की जो अमाउंट है वो अगर 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, यानी 3 दिन की किसी लेबर की सैलरी के बराबर है, ठीक है, तो उसको जो है कौन सी उपाधि दी जाएगी? एक्टिव सिटीजन की। और उसी को एक राइट मिलेगा जिसको कहते हैं हम राइट टू वोट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में, ओके। तो यानी कि आप देख सकते हो कि सिर्फ पुरुषों को ही जो है, और वो भी जिनकी उम्र 25 साल है और जो सिर्फ टैक्सेस देते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही अधिकार मिला राइट टू वोट का। उसके अलावा अदर राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। आप मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में ये राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये राइट्स जो हैं फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग सिंस दे बॉर्न, ओके, ये सभी को मिलते थे राइट्स, ठीक है। और स्टेट की ड्यूटी क्या थी? टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो किंग लुई 16 ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था। अब इसने साइन तो बिना दिल के किया था, उसको लगा भैया कुछ तो करना पड़ेगा इनका, ठीक है। तो इसने क्या किया? ही स्टार्टेड कॉन्फिडेंशियल नेगोशिएशन, यानी चुपके से जो है वो बातें करने लगा। किससे करने लगा? किंग ऑफ प्रशिया एंड अदर रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्री। प्रशिया के राजा से और अदर रूलर्स जो इसके नेबरिंग कंट्री से, यानी फ्रांस के आसपास जो भी देश थे जैसे कि ऑस्ट्रिया वगैरह हो गए, ओके। तो किंग ऑफ प्रशिया ने क्या किया? ही सेंट ट्रूप्स टू पुट डाउन सच इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद 1792 में जो है नेशनल असेंबली ने वोट किया कि उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर किसके अगेंस्ट? प्रशिया के अगेंस्ट और
ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ओके, तो वॉर की वजह से जो है कई सारे लॉसेस हुए और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया। और यहाँ पे देखेंगे एक नया व्यू जो है इमर्ज हो गया फ्रांस में। वो क्या इमर्ज था कि पुअर को लगा, जितने भी गरीब लोग थे थर्ड एस्टेट में, ठीक है, उनको ये लगा कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज बायस्ड टू द पुअर्स, ठीक है, वो गरीबों के लिए कहीं ना कहीं पक्षपात करता था, यानी गरीबों के फेवर में नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया, गरीबों ने दे फॉर्म्ड द पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने जो है राजनीतिक संगठन बनाए, जिसमें वेरी फेमस वन वाज जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब याद रखेंगे, इट वाज मेड बाय द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, यानी गरीबों, थर्ड स्टेट में भी जो गरीब थे उनके द्वारा बनाया गया। और इनका जो लीडर था वेरी फेमस रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। और इनका अटायर सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कि रेड कैप पहनते थे और इनके जो ट्राउजर्स होते थे ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड थे, ठीक है। याद रखेंगे कि रेड कैप जो थे वो क्या सिंबलाइज करते थे, लिबर्टी। जैसे इंडिया के नेशनलिज्म की लड़ाई में जो है, फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई में हम लोगों ने गांधी जी ने क्या सिंबलाइज किया था, जैसे खादी की टोपी, ठीक है ना, जो कि लिबर्टी को जो है सिंबलाइज करती थी। तो सिमिलरली इनकी रेड कैप। और जैकोबिन क्लब वाज आल्सो नोन एज सेंस क्लोटेस, ठीक है। ओके, तो फ्रांस के लोगों को जो है, नेशनल असेंबली को जो है ये पता चल गया था कि लुई 16 जो है कहीं ना कहीं इसका हाथ है वॉर में। ओके, और 21 सितंबर 1792 को जो है उन लोगों ने फिर मोनार्की को जो है अबॉलिश कर दिया था, मोनार्की खत्म हो गई थी, यानी किंग का रूल जो है वो खत्म हो गया था। और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया था, रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या हो, इलेक्टेड हो, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे इंडिया भी क्या है, रिपब्लिक है, और इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, वो भी इलेक्टेड हेड है ना। और 21 जन 1793 को दिस किंग लुई 16 वाज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन माने देशद्रोही। इसने देशद्रोही का काम किया था, किंग ऑफ रशिया के साथ मिलके जो है वॉर डिक्लेयर करना चाहा था, तो इसलिए जो है इसको हैंग कर दिया गया। और कुछ समय बाद इसकी वाइफ मैरी एंटोनियो को भी जो है हैंग कर दिया गया। So this guy named Robespierre, as I already told you, the leader of Jacobin Club, he was the French lawyer and statesman. Statesman बोले तो politician था, okay. And he was the president of Jacobin Club, as I already told you, from 1790 to 1793. And he was also the deputy of National Convention, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहते हैं फ्रांस की, 1794 में, यानी उसका हेड था, उस असेंबली का जो है बेसिकली हेड था। रॉबस्पियर की जो मिस्टेक थी वो ये थी कि इसने जो है पॉलिसी अपनी अपनाई सीवियर कंट्रोल की और पनिशमेंट की, यानी बुरी तरह जो है पनिशमेंट देने की जो है पॉलिसी अपनाई अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, यानी जो भी रिपब्लिक के खिलाफ, यानी जो भी हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसके खिलाफ जो है उसको जो है कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देता था, जैसे कि गिलोटिन से देता था, ठीक है। यानी कि जो भी एनिमी होता था रिपब्लिक का, ही और शी वाज गिलोटिन्ड। यानी इसका मतलब क्या है, ये एक मशीन थी जिसको हम गिलोटिन कहते हैं। ये दो पोल्स लगे हुए हैं और साथ में ब्लेड है, ठीक है। ये ब्लेड यहाँ पे गर्दन आती है बंदे की और नीचे ब्लेड लगता है, तो बंदे का काम तमाम, यानी टू पोल्स होते हैं और ब्लेड होते हैं विद विच पर्सन्स हेड इज कट ऑफ, ठीक है। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर नेम डॉक्टर गिलोटिन। सो जुलाई 1794 में बेसिकली एक कहावत है ना हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जुलाई 1794 में रॉबस्पियर वाज आल्सो फाउंड गिल्टी बाय अ कोर्ट। ओके, सो ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज आल्सो गिलोटिन। ये लोगों को गिलोटिन के घाट, मौत के घाट उतारता था, तो ये खुद जो है गिलोटिन का शिकार हुआ। अब कारण क्या था, अरेस्ट क्यों हुआ, पहली चीज फॉर हिज मेथोडोलॉजी ऑफ सीवियर पनिशमेंट, क्योंकि ये सीवियर पनिशमेंट की जो है मेथोडोलॉजी वो कहीं ना कहीं इसकी मौत का भी कारण बन गई। दूसरा, ही वाज ब्रांडेड एज फेल्ड डिक्टेटर। ओके, इसको जो है फेल्ड डिक्टेटर ब्रांड किया गया। हिज पॉपुलर सपोर्ट गॉट collapsed, okay, and he was unable to kill his rivals faster and they unite against them, ठीक है। मतलब कि इससे पहले कि इसके जो राइवल्स थे वो क्या कहते हैं उसको ये मारता, वो इसके खिलाफ जो है यूनाइट हो गए। तो रॉबस्पियर के बाद जो है जैकोबिन गवर्नमेंट का जो है फॉल हो गया था, यानी गरीबों
के द्वारा जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट, वो गिर गई थी, ठीक है ना। गरीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम थर्ड एस्टेट के अंदर जो थे, गरीबों ने जो है जैकोबिन गवर्नमेंट बनाई थी। उसके कारण आपको पता ही है, वही जो रॉबेस्पियर के कारण थे। पहला, दैट देयर गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द रेडिकल प्रिविलेजेस, ठीक है ना, यानी कट्टरपंथी के सिद्धांतों पे बेस्ड थी। दूसरा, दे इम्पोज्ड रूल ऑफ टेरर as 1793 to 1794 is considered as period of terror, क्योंकि वो लोगों को जो है बर्बरता से मारते थे, बुरी तरह मारते थे। as I jotted down here that people were guillotined and executed, which led to the richer middle class capture the power. As richer middle class capture the power from poor, so richer middle class, they are also basically from third estate, formed the body called directory, and that directory rules the France. डायरेक्टरी के अंदर जो थे 5 लोग थे, यानी इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट के अंदर 2 बॉडीज थी, एक डायरेक्टरी थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। डायरेक्टरी में बेसिकली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे जो एग्जीक्यूट करते थे किसी भी लॉ को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इन दोनों बॉडीज की जो है आपस में लड़ाई होती थी, यानी डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, which led to the political instability, and that paved the way for the Napoleon Bonaparte. So as Napoleon captured the power, first I will tell you the background of Napoleon. In 1789 he rose through the ranks of French army during French Revolution, यानी फ्रांस आर्मी में जो है वो हायर रैंक पर गया। एंड इन 1799 ही सीज्ड द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उसके हाथ में आया 1799 में। एंड इन 1804 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया 1804 में नेपोलियन ने। एंड ही वाज आल्सो नोन एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप because as he implemented several laws such as protection of private property, uniform system of weights and measures provided by a decimal system, very important. And through wars Napoleon wanted to expand his empire across western and central Europe. And finally on 18th June 1815 in the Battle of Waterloo, Napoleon versus Russia, Austria, Prussia and Britain, and the region of Napoleon was ended, and also the France domination of Europe got ended, क्योंकि फ्रांस ने भी जो है कई सारे रीजन्स को जो है ऑक्यूपाई किया हुआ था, कॉन्क्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस की डोमिनेशन जो है वो अब खत्म हो गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। So if you like this video, please click on the like button and subscribe our channel. Thank you so much.